हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट बाई। और क्या आप 3 दिन चलने वाली पार्टी के लिए एक पूरा का पूरा शहर खड़ा कर सकते हो? नहीं ना, पर आप अकेले नहीं हो। आज अंबानी से लेकर दुनिया का बड़े से बड़ा रईस ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो अब वो कौन था जिसने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? उसका नाम आपको जल्दी पता चल जाएगा। पर वो एक चीज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो ये है कि 51 साल पहले हुई इस पार्टी में 7,000 करोड़ का खर्चा होने के बावजूद इस जश्न ने उस इंसान के तख्त को ही छीन लिया जिसने ये पार्टी दी थी। लेकिन आखिर कैसे? वेल, इसका जवाब जितना जरूरी है उतना ही आपका ये जानना भी जरूरी है कि इस पार्टी के चलते 65 देशों के लोगों ने मिलकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। पर ये रिकॉर्ड था क्या? अगर जानना है आपको इन सारे सवालों का जवाब तो टाइटन योर बेल्ट, क्योंकि हम जा रहे हैं 51 साल पहले हुई इस पार्टी के बारे में जानने जिसे आज भी लोग कहते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव पार्टी। बादब बामुलाजा होशियार हो जाइए, क्योंकि ईरान के शहंशाह सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुल्तानों के सुल्तान शाह मोहम्मद रजा पहलवी की खर्चीली पार्टी से आपका तारुफ करवाने से पहले हम इनसे मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि यही वो बादशाह हैं जिन्होंने दुनिया को सबसे महंगी पार्टी का तोहफा दिया। और पार्टी तो बनती है भिड़ू, क्योंकि 1960 के दौर में अपने शाही तख्त पर बैठकर दौलत शोहरत की ताकत के आगे ये ईरान की पूरी सरकारी हुकूमत को झुका देते थे। लेकिन जितनी हैरत अंगेज इनकी अमीरी थी उतनी ही ये बात भी कि स्विट्जरलैंड में पढ़ने और फ्रीडम मॉडर्निटी को पसंद करने के बावजूद इन्हें अपने ही लोगों की आजादी से तकलीफ थी, इतनी ज्यादा कि खिलाफत में आवाज उठाने वाले लोगों को इनकी सीक्रेट पुलिस पकड़कर उन पर जुल्म करती थी और उन्हें मौत का शिकार भी बना देती थी। पर 1970 के आते आते ईरानियन इकोनॉमी की बुनियाद हिली तो अपने पैसे, शान शौकत और अपनी ताकत के साथ ही दुनिया के सामने अपनी डायनेस्टी की खोई इज्जत को लाइमलाइट में लाने के लिए शाह ने 2500th एनिवर्सरी ऑफ फाउंडेशन ऑफ पर्शियन एम्पायर नामक पार्टी दी, जिसे 550 बीसी में साइरस द ग्रेट ने शुरू किया था। इस 3 दिन चलने वाली पार्टी में दुनिया भर के किंग्स, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, सुल्तान, एमिर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर्स को बुलाकर उनकी ऐसी खातिर करने के बारे में सोचा गया कि वो अपनी आने वाली 7 पुश्तों को शाह के गुणगान गाकर सुनाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन खबरदार, जो आपने ये सोचा कि ये करोड़ों का जश्न शाह के महल में हुआ था, ना, ये हुआ रेगिस्तान में। पर कैसे और क्यों? तो देखो, बात बहुत ही सिंपल है। शाह जिस तरह की पार्टी देना चाहते थे वो महल में नहीं हो सकती थी, और क्योंकि उस वक्त ईरान में फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते उनकी आवाम दर दर भटक रही थी, भूख से बिलक रही थी, तो उनके बीच में तो दुनिया भर के वीवीआईपी लोगों को रखने का सवाल ही नहीं उठता, है ना? और अगर आप सोच रहे हो कि होटल शोटल ही बुक करवा लेते, तो भैया इनके यहाँ उसकी भी कमी थी। तो बस होना क्या था, शाह ने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया और उनके दिमाग में आइडिया आया कि अगर पार्टी अपनी डायनेस्टी के लिए करनी है तो साइरस द ग्रेट के टॉम के पास यानी रेतीले पर्सोपोलिस में करने से बेहतर जगह और क्या होगी। पर रेगिस्तान के बीच हो रही इस पार्टी को कम मत समझना, क्योंकि इसकी तैयारी 1 साल से ही पहले शुरू हो गई थी और उसी वक्त 65 देशों के वीवीआईपीज को इनविटेशन भी भेज दिया गया था। परंतु इनविटेशन भेजने से रेगिस्तान ऐसा तो नहीं बन सकता था। तो आखिर शाह ने रेगिस्तान को एक हरा भरा जंगल कैसे बनाया? वेल, इसकी शुरुआत हुई रेगिस्तान में मिलने वाले सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों को मारने से, जिसके लिए ईरान के बादशाह ने रेगिस्तान में 30 किलोमीटर के दायरे में गैस और ऐसे केमिकल का छिड़काव करवाया कि रेगिस्तान के सारे जानवर बेमौत मारे गए, जिनमें कुछ ऐसे भी स्पीशीज थी जो इस दुनिया से खत्म होने के कगार पर थे। पर आप बताओ, ज्यादा जरूरी क्या था, स्पीशीज या पार्टी? अकॉर्डिंग टू सुल्तानों के सुल्तान ये जवाब ऑफकोर्स पार्टी था। लेकिन सुल्तान जानवरों को मारकर ही नहीं रुके, क्योंकि अभी तो इस रेगिस्तान की रेत में जंगल उगाने के लिए करीबन 10 एकड़ मिट्टी की खुदाई करके उसे इस रेत में डालना बाकी था, ताकि इस पर 15,000 इम्पोर्टेड पेड़ और 15,000 इम्पोर्टेड फ्लावर्स जो ऑलरेडी उगे थे उन्हें लगाया जा सके। हालांकि ईरान, जिसे आप और मैं उसकी तेल की खदानों के लिए ही जानते हैं, वहाँ पानी की कमी होने के बावजूद भी भर भर के पानी का सप्लाई करवाया गया ताकि उनके आर्टिफिशियल जंगल की प्यास बुझाई जा सके। और साथ ही इस जंगल को असली वाला फील देने के लिए वहाँ यूरोप से इम्पोर्टेड 50,000 सॉन्ग बर्ड्स और 20,000 स्पैरोज को छोड़ा गया। पर इन मासूम और बेचारे बर्ड्स के पिंजरे से आजादी मिली तो कईयों को गर्मी की चपेट ने और कईयों को पानी की कमी ने अपना शिकार बना लिया।
लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस पार्टी को लेकर शाह के सर पर इस कदर दीवानगी छा चुकी थी कि रेगिस्तान तक पहुंचाए जाने वाले सभी इम्पोर्टेड सामान को जल्दी और आसानी से वहां पहुंचाने के लिए शाह साहब ने 50 किलोमीटर दूर एक एयरफील्ड और उस एयरफील्ड को इस रेगिस्तान से कनेक्ट करने वाला हाईवे बना दिया। और इतने सबके बाद जाकर शुरू हुआ उस शहर का निर्माण जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। शाह ने वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट को इस रेगिस्तान टर्न जंगल की शोभा बढ़ाने के लिए एक ऐसे टेंट सिटी का डिजाइन बनाने के लिए कहा जिसके हर टेंट में 2 बेडरूम्स, 2 बाथरूम्स, 1 किचन हो, जहां जश्न के दौरान सर्व करने के लिए सर्वर्स और कुक्स 24/7 रेडी हो सकें। और डिजाइनिंग के बाद इन टेंट को बनाने का काम फ्रेंच कंपनी मैसन जेनसन को सौंप दिया गया, जिन्होंने 160 एकड़ को कवर करने वाले ऐसे टेंट को तैयार किया जिनसे परसोपोलिस के बीच एक स्टार शेप बनाया गया जो वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला था। और हर एक रो में 10 टेंट थे जिसमें हेड ऑफ स्टेट रहने वाले थे। पर टेंट सिटी में और भी चीजें थी जैसे सोशल क्लब, रेस्टोरेंट, बार्स, कसिनो, औरतों के रेशमी जुल्फों को उनके मेकअप को संवारने के लिए कई टेंट सैलून, जिसमें यूरोप से खासकर बुलाए गए डजन्स ऑफ प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट का मेला था। लेकिन एक तरफ वीवीआईपीज के लिए इतना कुछ करने के बावजूद शाह अपने नॉट सो इम्पोर्टेंट गेस्ट को नहीं भूले थे, इसलिए उन्होंने शिराज सिटी में 2 होटल्स भी बनवाए थे जिनमें 150 + 150 रूम्स थे। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा हुआ था इस पार्टी के खाने पर, क्योंकि यहाँ बर्फ तक इम्पोर्टेड यूज की गई थी। हाँ, और अब इस बर्फ के अलावा वहाँ खाने में क्या क्या था ये जानना तो बनता है ना। तो खाने के पूरे इंतजाम की जिम्मेदारी मैक्सिम डी पेरिस यानी कि उस जमाने के वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट के शेफ्स, वेटर्स, स्टाफ को दी गई थी, जो अपने साथ वहां अपना सारा इक्विपमेंट लेकर पहुंच गए। पर इनके इक्विपमेंट के अलावा भी 30 टन जितना किचन इक्विपमेंट इंपोर्ट किया गया और एस्टिमेशन की माने तो वहां 18 टन फूड मंगवाया गया था, जिसमें मिलियंस ऑफ एग्स के साथ 3980 किलो तो बस मीट ही था। लेकिन आप ही बताओ, सूखे सूखे कोई पार्टी हो सकती है क्या? नहीं ना। इसीलिए तो मुस्लिम्स के ना पीने के बावजूद भी शाह ने अपने गेस्ट को पिलाकर उनकी तबीयत हरी करने के लिए 12 टन एक्सपेंसिव वाइन भी मंगवाई थी, जिसमें 2500 बॉटल शैंपेन, 1000 बॉटल्स बोर्डॉक्स और 1000 बॉटल्स बर्गंडी थी। यही नहीं, द मैक्स ब्लड, जिसे लेजेंडरी होटेलियर माना जाता था, वो खुद इस बैंक्वेट को सुपरवाइज कर रहे थे। और अब जब इतना खर्चा किया जाएगा तो दिखावा तो बनता है ना। बस फिर शाह ने फिल्म डायरेक्टर को हायर करने के साथ ही हॉलीवुड एक्टर ऑर्सन वेलेस को अपनी पिक्चर के इंग्लिश वर्जन को आवाज देने के लिए रख लिया। और इस पार्टी की वजह से अपने कारोबार में तरक्की पाने वालों की लिस्ट में अखबारों का नाम भी शामिल है, जिन्होंने इस पार्टी के आर्टिकल छापकर इसे पार्टी ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया था। अब आपने हमेशा ही पार्टी में कुक से ज्यादा सर्वर, सर्वर से ज्यादा गेस्ट देखे होंगे, लेकिन इस पार्टी में गेस्ट के नंबर को हजारों से पीछे छोड़कर सबसे पहले आगे थे आर्मी ट्रूप्स, जिनकी गिनती 65,000 थी। अगर आप भी ये सोचकर हैरान हो कि पार्टी में गेस्ट से ज्यादा मिलिट्री क्यों, तो बता दूं, ये था पार्टी गेस्ट की सिक्योरिटी के लिए, जिन्हें दूसरों से कम और ईरान के लोगों से ज्यादा खतरा था। और इसकी वजह खुद शाह पहलवी थे, जिन्होंने अपने लोगों की मदद करने के बजाय अपने पैसे पार्टी में खर्च किए थे। यही नहीं, इस पार्टी में शाह ने 65 देशों के रॉयल्स, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को शामिल किया था, जिनमें से एक हमारे देश के प्रेसिडेंट वीवी गिरी भी थे। पर कोई इस पार्टी में नहीं शामिल था, तो वो थे इस देश के अपने मिनिस्टर और अपने लोग। और इसी बात के गुस्से की वजह से लोगों ने अपने ही एम्परर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते शाह को डर था कि कहीं उनके ही लोग गेस्ट पर हमला न कर दें। पर उनके डर और लोगों के प्रोटेस्ट के बीच फाइनली दुनिया के साथ ही आपका और मेरा इंतजार भी खत्म हुआ, क्योंकि आखिरकार इस 3 दिन लंबी पार्टी का पहला दिन यानी अक्टूबर 12, 1971 आया, जो दिन दुनिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना था। क्योंकि एक के बाद एक ईरान के एयरपोर्ट पर पहले प्लेन्स की कतार लगी और फिर उनसे ईरान पहुंचे वीवीआईपीज को टेंट सिटी तक ले जाने वाले 250 बुलेट प्रूफ लिमोजिन्स की, जिन्हें शाह ने इसी पार्टी के लिए मंगवाया था। वह सारे वीवीआईपी पार्टी में पहुंचे और साइरस द ग्रेट के टॉम्ब के पास एक छोटे से सेरेमनी और स्पीच से पार्टी की शुरुआत हो गई। फिर शाम हुई और लोगों को टेंट सिटी के उस बैंक्वेट हॉल में जाने का मौका मिला, जो 68x24 मीटर्स बड़ा था, जहां 600 गेस्ट एक साथ यूरोपियन लाइक सिटिंग में झूमरों की लाइट में बैठकर अगले 6 घंटों तक मैक्सिम डे पेरिस के सर्व किए फूड को
को एंजॉय कर रहे थे जो ना किसी ने पहले खाया था, ना वो दोबारा एक साथ बैठकर इसे खाने वाले थे। शायद इसी चक्कर में लोगों को ध्यान ही नहीं रहा और इन गेस्ट ने लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट लेविश ऑफिशियल बैंक्वेट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फिर आया दूसरा दिन जिसमें 1724 सोल्जर्स ने अपने हिस्टोरिकली बिल्कुल करेक्ट डिजाइन किए गए कपड़ों को पहनकर 2500 साल की हिस्ट्री का प्रोग्राम दिखाया और रात को गेस्ट के लिए स्पेशल आतिशबाजी का इंतजाम देखकर सारे ही गेस्ट हैरान रह गए। पर जरूरत से पहले ही पार्टी का तीसरा और आखिरी दिन भी आ गया, जहां छोटे बड़े इवेंट्स के बाद कैपिटल सिटी तेहरान में शयाद टावर यानी आज आजादी टावर कहे जाने वाले टावर के इनॉग्रेशन से इस पार्टी की समाप्ति की गई, जिसके बाद 65 देशों के लोग अपने घर लौट गए। पर अपने लोगों की लाचारी, भूखमरी और उनके दर्द पर मरहम न लगाकर उन्हें ठोकर मारने वाले शहंशाह की पावर कब तक टिक सकती थी, जिन्हें कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहने के अलावा कुछ नहीं मिला। उल्टा शाह गवर्नमेंट के मुताबिक जिस पार्टी में $17 मिलियन का खर्चा हुआ था, उसी का एस्टिमेशन ले फिगर न्यूज़पेपर ने $200 मिलियन और ईरानियन लोगों ने तो इसे $500 मिलियन से भी ज्यादा बताया, जो आज की तारीख में करीब $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। यही वजह है कि लोगों के प्रोटेस्ट के बाद 1979 में शाह की सल्तनत ढह गई और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी नाम के लीडर को लोगों ने चुन लिया, जिसके बाद खुद को बचाने के लिए शाह को इजिप्ट भी भागना पड़ा। पर भागकर भी शाह सिर्फ 1 और साल ही जी पाए और अपनी जान गंवा बैठे। आपको क्या लगता है, अगर शाह ने सच्चे दिल से अपने लोगों की मदद करनी चाहिए होती तो आज उनकी डायनेस्टी जिंदा रहती या नहीं? अपने जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।